हम लाइव हैं अब फेसबुक पे फैसलाबाद वाले पेज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम रिशम इनायतुल्लाह है। मैं स्कैन्स हेड ऑफिस लाहौर में काम करती हूँ एज अ मैनेजर। मैं फॉस्टर ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के साथ एक रजिस्टर्ड मेंटोर भी हूँ बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग प्रोग्राम के लिए, और तकरीबन पिछले 4 साल से मेंटोरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम आज आपको ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर हेड ऑफिस से, ताकि आपसे बात की जा सके बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग के प्रोग्राम के बारे में, जिससे आप होपफुली फेमिलियर होंगे। अगर ज़्यादा नहीं पता तो एटलीस्ट इसका नाम ज़रूर सुना होगा। सो इस लाइव सेशन का पर्पस भी ये है कि आपसे इस प्रोग्राम के जो फीचर्स हैं, बुनियादी फीचर्स, वो डिस्कस किए जा सकें। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बैच टाइमलाइंस से लेके जो हमारे टाइमिंग्स हैं वो, और इसके एडवांटेजेस के बारे में बात की जा सके। इस सारी डिस्कशन के लिए हमें लाहौर से ही ज्वाइन कर रही हैं मिस इफ़रा तासीर। इफ़रा भी एक रजिस्टर्ड मेंटोर हैं ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के साथ, और स्कैन्स ई कैंपस में काम करती हैं एज एन एकेडमिक काउंसलर, और एसीसी के स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल को पढ़ाती हैं स्कैन्स ई कैंपस पे। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए इफ़रा, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले Thank you जिस for having me, Risham. नो प्रॉब्लम। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में फिर आपसे बात करेंगे वो ये है कि वो स्टूडेंट्स खास तौर पे जो हमें देख रहे होंगे, जो कि एसीसी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जिनका एसीसी कंप्लीट होने वाला है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बीएससी किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकता है बीएससी, इसके बारे में हमें बताएं प्लीज़। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स जो एसीसी कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ तो जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दे ऑलवेज लैक कि वो एकेडमिक डिग्री नहीं है उनके पास। ये जो प्रोग्राम है ओबीयू का इन एसोसिएशन विद एसीसी ऑफ कोर्स, इसमें इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये एक अपनी एसीसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक डिग्री भी अवेल कर सकते हैं। सो दे हैव एन एकेडमिक डिग्री इन देयर हैंड by the end they complete their project, जो बीएससी का प्रोजेक्ट है उनका। राइट। तो अगेन अगर वो कहीं और से एक रेगुलर बैचलर्स की डिग्री करें तो 3 साल या 4 साल का टेन्योर लगता है, एंड देन ऑब्वियसली ऑल द एफर्ट एज वेल। यहाँ पे ये अपने एसीसी के साथ साथ जब तक इनके F9 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है वो कंप्लीट होता है, उसके फौरन बाद दे कैन स्टार्ट विद द ओबीयू बीएससी प्रोजेक्ट। और जब तक उनके स्ट्रेटेजिक लेवल के पेपर्स कंप्लीट होते हैं तो बाय द एंड उनके पास ये दोनों चीजें होती हैं, अ डिग्री इन हैंड एंड द एसीसी क्वालिफिकेशन इज वेल। फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि नहीं मैं भी फोकस करना चाह रहा हूँ जरा थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और मैं फिर ओबीयू की डिग्री जो है वो करना चाहूंगा, बीएससी की डिग्री करना चाहूंगा, तो अगेन उनके पास भी ऑप्शन है। इवन द एफिलिएट्स दे कैन अटेम्प्ट द प्रोजेक्ट, वो भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट और सबमिट करके बेस्ड ऑन देयर एसीसी क्वालिफिकेशन। उनको सिर्फ एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है ओबीयू के पास। सो देयर इज नो सेमेस्टर सिस्टम, देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम जो उस तरह से लगेगा जो एक रेगुलर वैसे डिग्री को बीएससी की लगता है, एक बैचलर्स की डिग्री को लगता है। तो ये एक एड ऑन हो जाता है और एक एकेडमिक डिग्री आ जाती है बच्चे के हाथ में बाय द एंड एग्जाम। ठीक है, थैंक यू। ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है करियर प्रोग्रेशन के अंदर भी। बहुत सारे आई एब्सोल्युटली। थिंक एम्प्लॉयर्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे जॉब वैकेंसीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री हो। सो ये आपको उस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो साबित हो सकता है। एंड इसके अलावा खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो इसके बाद कुछ फर्दर स्टडी करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके प्लान्स में होता है कि उन्होंने मास्टर्स करना है या उन्होंने बाहर मूव करना है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये नहायत हेल्पफुल साबित होता है, बिकॉज किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। सो उस सिनेरियो के अंदर बीएससी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है जब भी आपका क्राइटेरिया पूरा करता है। ऑल्सो कुछ मुल्क ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यूएई के कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिनका क्राइटेरिया ये होता है कि स्टूडेंट्स जो जिन लोगों को वो हायर कर रहे हैं उन्होंने बैचलर्स कम अज़ कम ज़रूर किया हो। सो यस, ये उस तरह से भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और आई थिंक फ्रॉम मेरा और आपके दोनों के तजर्बे के अंदर हमने ये देखा है इतने सालों में कि ये करियर प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इस हद तक कि मुझे लगता है ये एक अंडररेटेड चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। खासतौर पे जो रिसर्च स्किल है उसके बारे में बहुत बात नहीं की जाती।
इवन हमारे अपने मुल्क के अंदर, हमारी मार्केट्स के अंदर कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो अपने रिसर्च से रेलिवेंट जो रोल्स हैं उनमें एसीसी एफईएस को हायर करना चाहते हैं, और फिर नेचुरली वो ऐसे रोल्स के लिए उन बच्चों को प्रेफर करते हैं, उन बच्चों के सीवीज को प्रेफर करते हैं जिन्होंने बीएससी भी किया हो। सो यस, ये एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों लिहाज से नहायत हेल्पफुल साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये करना चाहें। हमाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका कमेंट में हमने देखा। गाइज, आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज नो कि हमारा मेन पर्पस इस सेशन को आपके पेज पे लाइव रन करने का यही है कि आपके जितने भी सवालात हैं बीएससी से रेलेवेंट, कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई आपका सवाल है, उसका जवाब दिया जा सके। सो प्लीज़ अपने जो भी सवाल, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएं, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम आपके तमाम कमेंट्स और सवालों का जवाब भी दें इस लाइव सेशन के अंदर। सो मूविंग फॉरवर्ड, इफ्रा आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। आप ये बताइएगा कि बीएससी के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ता है, या कोई भी एसीसी स्टूडेंट किसी भी पॉइंट पे बीएससी दे सकता है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एटलीस्ट अप्लाइड स्किल्स के जो आपके पेपर्स हैं, स्पेसिफिकली डबल ए, एफ आर एंड एफ एम, प्रीवियसली नोन एज एट, 7, 8 and 9, तो ये कंप्लीट होने चाहिए एक स्टूडेंट के, तो वो एक प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। फॉर द मेन सबमिशन, इफ आई मे टॉक, तो वो ऐसा स्टूडेंट जो अभी मार्च की अटेम्प्ट में अपेयर हो रहा है इन पेपर्स में, he can also start preparing for the project, considering that inshallah वो पास हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा in the very next month, तो वो भी एलिजिबल होगा मेल की सबमिशन में प्रोजेक्ट सबमिट कराने के लिए। सो एनी स्टूडेंट जिसका F7, 8 या 9, FR, AA एंड AAA जो है वो क्लियर होगा, उसका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सही। एंड तो ऑल्सो जी जी बताइए। एंड ऑल्सो अब तो वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मीट नहीं करते थे, या कहीं यू नो दे वर मेंबर्स, उनके लिए भी अब एक ऑप्शन है, यू नो डिस्पाइट कि एसीसी को एक अरसा हो चुका है, लेकिन अब भी वो एलिजिबल हो सकते हैं ये प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए। एफिलिएट्स कैन ऑल्सो सबमिट द प्रोजेक्ट्स, द मेंबर्स कैन ऑल्सो सबमिट द प्रोजेक्ट, बट मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट अप्लाइड स्किल्स के लिए 3 पेपर्स जो हैं वो क्लियर होंगे। सही। सो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने मिनिमम F9 तक के एग्जाम्स अपने क्लियर कर लिए हों सबमिशन से पहले, तो वो एलिजिबल है इसको सबमिट करवाने के लिए। जिनके ऑलरेडी F9 तक पास हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पढ़ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इस टाइम पे एलिजिबल हैं कि वो सबमिट करवा सकें एज अ जनरल रूल। इसके अलावा आपने बताया कि मेंबर्स भी अब सबमिट करवा सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं और इसके बारे में बात करती जाऊँ, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट ये भी है कि जो भी स्टूडेंट सबमिट करवा रहा है उसका एसीसी सब्सक्रिप्शन और अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो सारे पेड ऑफ हो, आपके एसीसी अकाउंट के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस ना हो, एंड आपका एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल जो है वो कंप्लीटेड हो। ईपीएसएम जिसे हम कहते हैं, वो हर सबमिशन से पहले उसकी एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है, आपने उस सबमिशन की डेडलाइन से पहले उसको कंप्लीट किया हो। ये भी ज़रूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। एंड आपकी जो एसीसीए की पहली रजिस्ट्रेशन है, जैसे इनिशियल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसको करवाए हुए 10 साल का पीरियड ना गुजरा हो। सो विद इन 10 ईयर्स आपने कोशिश करनी है कि आप बीएससी दे सकें। यहाँ पे रुक के हमाद के सवाल को देखते हैं। हमाद इज आस्किंग, मैम काइंडली आप बता दें 4 लॉ के एग्ज़ाम मार्क्स का बीएससी के लिए कंसिडर किया जाता है, या फिर F5 टू F9 तक के मार्क्स ही सिर्फ कंसिडर होते हैं? हमाद, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, आई थिंक आपके सिर्फ F5 ऑनवर्ड्स जो एग्जाम्स का मार्क्स हैं उनको एग्रीगेट के अंदर शायद ऐड किया जाता है। कैन यू ऑफर मोर इनसाइट ऑन दिस? क्या ऐसा ही Yes, है? I second you on that. It's from F9 to F9, F5 to F9 के, yes. ठीक है। और हमाद इज ऑल्सो आस्किंग, मैम क्या F4 को बाकी F5 टू 9 तक पेपर से पहले पास करना ज़रूरी है, या कोई भी ऑर्डर में पास कर लें, कोई इशू नहीं? हमाद, ये एक टाइम पे होता था इनका क्राइटेरिया कि आपने F4 जो है वो शायद F7 से पहले कहते थे कि F7 से पहले पास किया हो, बट अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिश होता है उसके अंदर ऐसी कोई बात गिवन नहीं होती। सो अब अपेरेंटली इस तरह का कोई रूल नहीं है। हाउएवर, आप इसके ऊपर मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा। वो आपको केस टू केस बेसिस के ऊपर मजीद गाइडेंस दे सकेगी आपके केस से रेलेवेंट। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर और ईमेल एड्रेस आ रहा होगा हमारा, आप हमारी टीम से रब्ता करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इस बारे में आपके केस से स्पेसिफिक।
सो वापस इफ्रा आपके पास आते हैं। आगे हमें ये बताएं कि एसीसीए के जैसे साल में 4 अटेम्प्ट्स होते हैं। अब पहले 2 होते थे, अब साल में 4 होते हैं। क्या बीएससी भी इसी तरह हर क्वार्टर में आता है या इसके अटेम्प्ट्स डिफरेंट हैं नहीं, और अटेम्प्ट्स होते इनके हैं? अटेम्प्ट्स इनके जो ओपीयू के प्रोजेक्ट की सबमिशन है वो साल में 2 दफ़ा ही हो सकती है। एक सबमिशन विंडो खुलती है मई में और एक नवंबर में खुलती है। सो नो इट्स नॉट लाइक एसीसीए। एसीसीए में 4 विंडोज हैं एक साल के अंदर, लेकिन ओपीयू का प्रोजेक्ट सबमिट जो है वो आप साल में 2 ही विंडोज हैं जिसमें कर सकते हैं। एक मई की सबमिशन कहलाती है और एक नवंबर की सबमिशन कहलाती है। ठीक है, राइट। सो अब जो सबमिशन टारगेट होगी वो है मई 2022 के लिए, राइट? जी बिल्कुल। सो इस पे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मज़ीद ये बताते चलें कि हमारे जो बैच है मई 2022 के लिए, वो उसमें एनरोलमेंट्स ओपन है। हमारे तकरीबन हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 4 बैचेस होते हैं, जिसमें से 2 बैचेस की एनरोलमेंट्स क्लोज हो गई हुई हैं। थर्ड बैच हमारे जिसके अंदर एनरोलमेंट ओपन है, दैट इज़ बीएससी प्री एग्ज़ाम। ये तकरीबन 2 मंथ्स का एक बैच होगा और इसके अंदर आप इनरोल करवा सकते हैं फॉर मई 2022। इसके बाद एक बैच आएगा बीएससी फ्लैश के नाम से, जो तकरीबन मार्च के अंदर एसीसी एग्जाम्स के अटेम्प्ट के बाद लॉन्च होगा। सो अराउंड मिड मार्च आएगा वो। बट उस बैच के अंदर एडमिशन के लिए एक टेस्ट होगा छोटा सा, और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। बिकॉज ये वाला जो बीएससी फ्लैश बैच है 1 मंथ का, ये सबमिशन के बिल्कुल करीब जाके लॉन्च होता है। इसलिए फिर इसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को लिया जाए जिनकी कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप स्ट्रांग हो और जिनके बारे में ये हमें लगता हो कि ये इसको मैनेज कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे विद इन 1 मंथ्स टाइम। सो इस लिहाज से बीएससी प्री एग्ज़ाम जो है वो एक निस्बतन ईजियर बैच है, इन द सेंस कि इसके अंदर टाइम ज़्यादा है फॉर स्टूडेंट्स कि वो अपना प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर सकें। हमाद का एक और सवाल है, बीएससी के लिए कितनी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, 3 या 4? इफ्रा, आईड लाइक कि आप इसका जवाब दें। बीएससी के कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? आइडियली वैसे तो अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, कंसिडरिंग यू नो यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस, यू डोंट मिस आउट थिंग्स इस तरह। लेकिन अगर फिर एक 3 अटेम्प्ट्स की ऑप्शन आपके पास होती है अवेलेबल, जो आप प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इन केस खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे का प्रोजेक्ट फेल होता है और वो रीसबमिशन की तरफ जाता है, तो रीसबमिशन के टाइम पे आपके प्रोजेक्ट के अलावा एक रीसबमिशन स्टेटमेंट भी जो है वो जमा कराई जाती है। सो वो हर जब भी रीसबमिशन होगी तो वो सबमिट कराई जाएगी। लेकिन इनरोलिंग विद स्कैन्स फॉर द प्रोजेक्ट हम इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमारा एक पैटर्न इस तरह का है काम कराने का कि वी बीन एबल टू प्रोड्यूस रियली रियली गुड रिजल्ट्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अबाव 80%, 85% स्ट्रीक हमारी मेंटेन रहती है। सो उस तरह का इशू नहीं आता, लेकिन स्टिल द स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन कि 3 दफा अटेम्प्ट वो कर सकते हैं सबमिट। राइट। सो बीएससी की तरफ से ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स टारगेट कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ना हो तीसरी दफ़ा भी, तो फिर उसके बाद ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। सॉरी। जैन पूछ रहे हैं, ये बता दें जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं उनकी सक्सेस रेशियो कितनी है? जैन, ये एग्जैक्टली मिस इफ्रा वीसी के ऊपर बात कर रही थी, एंड ये हमें बहुत अच्छा लगता है इस पर बात करना, क्योंकि इट ऑलवेज गिव्स अ चांस कि हम बताएं हर डिपार्टमेंट का रिजल्ट रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह 85% से नीचे कभी ड्रॉप नहीं करता। सो 85% से ऊपर ही रहा है हमारा एग्रीगेट। अभी लास्ट टाइम जो हमारा एग्रीगेट था दैट वाज 94%, राइट? सो हमारे मेंटोर्स की टीम का रिजल्ट हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, जिसका बहुत सारा क्रेडिट हमारे मेंटीज को भी जाता है। वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं और बहुत मेहनत के साथ मेंटोर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रोजेक्ट बनाते हैं और हमें इनेबल करते हैं एक्चुअली कि हम अपना रिजल्ट स्ट्रीक जो है वो मेंटेन कर सकें। हमाद का एक क्वेश्चन है दोबारा कि अगर हमने F5 टू F9 तक कोई एग्जाम्शन क्लेम की है तो क्या वो हमें रिलीज़ करनी है? राइट। सो हमाद, हाँ, अगर आपने कोई एग्जाम्शन, आई थिंक 7, 8, 9 के बारे में है ये, कि अगर आपकी 7, 8, 9 में कोई एग्जाम्शन हो तो वो आपको फोरगो करनी पड़ती है और वो फिर रिवर्सिबल नहीं होता डिसीजन। आप वो डिसीजन उसको पलट नहीं सकते। बट 5 और 6 से रेलेवेंट मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई रूल है। इफ्रा, कैन यू ऑफर No, मोर इनसाइट? yes, it is only for F7, 8, and 9.
उसमें अगर एग्जाम्शन है तो उसको रिवर्स करा के वो पेपर अटेम्प्ट करके एंड देन द स्टूडेंट इज एलिजिबल कि वो सबमिट करा सके प्रोजेक्ट। ठीक है, सो 5 और 6 से रेलेवेंट ऐसा कोई रूल नहीं है, 7 8 9 के बारे में, राइट। सो बात कर रही थी मैं बैचेस के बारे में। बैचेस का मैंने आपको बताया, हमारे एक अटेम्प्ट में 4 होते हैं। इस टाइम पे प्री एग्जाम के अंदर एनरोलमेंट्स ओपन है। टाइमिंग के हवाले से अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं मेंटोरिंग में। टाइमिंग में आप मॉर्निंग मेंटोरिंग भी ले सकते हैं, इवनिंग भी ले सकते हैं। मॉर्निंग स्लॉट का मतलब है हमारे यहाँ के सुबह 8 से लेके शाम 5 के दरमियान किसी भी टाइम पे मीटिंग होगी, और इवनिंग स्लॉट का मतलब है कि शाम 6 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान किसी भी टाइम मीटिंग होगी। मीटिंग का ड्यूरेशन, उसका दौरानिया कितना होगा, ये डिपेंड करेगा आपके और आपके मेंटोर की अंडरस्टैंडिंग पे, आपके काम की क्वालिटी पे, आप कितना तेज़ी से काम कर रहे हैं, कितना ठीक काम कर रहे हैं। कभी मीटिंग लंबी होगी, कभी छोटी होगी, बट इन स्लॉट्स के जो टाइमिंग्स हैं उनके दरमियान में किसी टाइम पे मीटिंग कॉल हुआ करेगी। इसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हम स्कैन्स में, हेड ऑफिस में 2 तरह के मेंटोरिंग मॉडल्स जो हैं उनको रन करते हैं। एक है फेस टू फेस मेंटोरिंग, जिसमें सिंपल स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, मेंटोर से मिलते हैं, सामने बैठते हैं, काम समझते हैं और चले जाते हैं। और दूसरा मॉडल है ऑनलाइन मेंटोरिंग का। ऑनलाइन मेंटोरिंग मॉडल हम रन कर रहे हैं तकरीबन पिछले 6 साल से, जिसमें मीटिंग्स थ्रू आउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती हैं, जैसे स्काइप या जूम या गो टू मीटिंग, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो फीजिबल है मेंटोर और मेंटी दोनों के लिए। उसमें आप कम्युनिकेशन अपने मेंटोर से ओवर टेक्स्ट रख सकते हैं, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी शेयर कर देते हैं, आप थ्रू ईमेल उनके साथ रब्ता रख सकते हैं। और ये मेंटोरिंग मॉडल जो ऑनलाइन वाला है, इसने हमें इनेबल किया है पिछले 6 सालों में कि हम मेंटीज को डिफरेंट रीजन्स में मेंटोर कर सकें, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। सो हमारे पास हर सबमिशन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20। आ रहे? हाय इफ्रा, कैन यू हेयर मी? आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंटरनेट। आई थिंक मैं बात कर रही थी और वो बीच में गायब हो गया था। Yeah, yes, I think yes. I thought maybe it was my internet, but no. All right. कैन यू? हाँ, सो नाउ आई थिंक नाउ आई एम लाइव अगेन, इज दैट करेक्ट? Yes. Mhm. राइट, सो आई कैन सी कमेंट्स। ओके, सॉरी गाइस, आप लोग जो सुन रहे थे, आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर, बट दैट्स आउट ऑफ आवर हैंड्स। सो या मैं बेसिकली बात कर रही थी क्विकली मेंटोरिंग मॉडल के बारे में जो ऑनलाइन वाला है, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास हर अटेम्प्ट के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 25% जो एनरोलमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल मेंटीज की होती हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और सक्सेसफुली हम हमेशा उनको भी मेंटोर करवा देते हैं। हमारे पास इनफैक्ट इफ्रा इज़ वन ऑफ दोज मेंटोर्स, इफ्रा एंड माई सेल्फ बोथ आई थिंक, जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों को फैसलाबाद से जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको मेंटोर किया है। सो ये जो एक मार्केट है, इसमें से हमेशा हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अभी भी आई थिंक मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे फैसलाबाद के। एंड आई थिंक हमारे लिए एक की रीज़न भी यही था कि इस मार्केट के बच्चों के साथ वन ऑन वन बात की जाए, ताकि उनके जो सवालात और कन्फ्यूजन्स हैं उसका जवाब दिया जा सके। ऑन दैट, सैयद फवाज फसी इज़ आस्किंग, मैम फेस टू फेस मेंटोरिंग में मेंटोर से कितनी मीटिंग्स होती हैं अंदाजन, और कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद होती है मीटिंग? तो इफ आई लाइक यू टू टेक द लीड ऑन दिस, बताइएगा क्या मीटिंग्स हैं और Well, ड्यूरेशन किस तरह की करता है? हाँ, ये अगेन डिपेंड करता है कि कितना एफिशिएंटली एक स्टूडेंट काम कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ डेली बेस पे भी जो है वो मीटिंग रखी जाती है। टाइम ड्यूरेशन अगेन डिपेंड्स कि उस दिन या उस टाइम के लिए काम जो है वो कितना असाइन किया गया है, कितना काम ठीक हुआ है, कितना काम और करना है। तो वो मीटिंग की ड्यूरेशन हमेशा उस चीज़ पे डिपेंड करती है।
बट रफली एटलीस्ट 30 मिनट्स में डिस्कशन होती है, आपके काम का रिव्यू होता है, एंड देन वो 1 घंटे तक भी जा सकता है, वो 30 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि काम क्या साइन किया गया था और काम कितना ठीक है या उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ एंड वो डिपेंड भी करता है कि बच्चा किस स्पेस पे काम कर रहा है। तो कुछ बच्चों के साथ डेली बेस पे मीटिंग रखी जाती है, कुछ के साथ एक दिन छोड़ के एक दिन, एंड ऑल्सो कि जो स्टूडेंट है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स फुल टाइम ये प्रोजेक्ट पे टाइम लगा रहे होते हैं, कुछ साथ वर्किंग इंडिविजुअल्स भी होते हैं। सो अगेन हमारी मीटिंग्स कहीं ना कहीं उस चीज पे भी बेस कर रही होती हैं कि उनकी भी वर्किंग टाइमिंग्स को मद्देनजर रख के कि उनके वर्किंग आवर्स या वर्किंग डेज कौन से हैं, तो उस हिसाब से फिर मीटिंग्स जो है वो स्केड्यूल की जाती हैं, ताकि एंड अगेन इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ मेंटोर और जो मेंटी हैं कि उन दोनों को कौन सा टाइम सूट कर रहा है, कौन सा टाइम फीजिबल है, और कितनी देर की मीटिंग उस दिन रखनी है और कितना काम डिस्कस करना है उस दिन। सो वो एक एंड आई म्यूचुअल थिंक ये इस चीज पे कंसिडरेशन के भी साथ जो डिपेंड है करेगा कि फाइनलाइज किया जाता है। जी राइट, और आई थिंक ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बैच में इनरोल हो रहे हैं। सो जो प्री एग्जाम बैच है जिसका ड्यूरेशन ही ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का होगा, उसके अंदर शायद आपकी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम इस सेंस में हो सके कि शायद आपका मेंटर आपको हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा बुलाए, राइट। लेकिन अगर आप 1 मंथ वाले बैच में आ रहे हैं, जैसे बीएससी फ्लैश अब आएगा मई 2022 के लिए, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ज़्यादा होती है। उसमें मेंटर आपको शायद डेली बेसिस पे बुलाएगा या एक दिन छोड़ के एक दिन कहेगा मीटिंग के लिए। सो ये इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड लाइक इफ्रा स्पेसिफाइड के ड्यूरेशन भी जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके काम की क्वालिटी क्या है। सो फसी, आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। आगे चलते हैं और इफ्रा आपसे बात करते हैं मेंटोरिंग प्रोसेस के बारे में। हमें ये बताएं कि जो मेंटोरिंग प्रोसेस है जो स्कैन्स ऑफर कर रहा है वो क्या है और उसके क्या बुनियादी फीचर्स हैं। बेसिकली तो हमारा जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं हम सिर्फ इस बेस पे नहीं रहते कि नहीं जो स्टूडेंट को वर्बली बता दिया एंड दैट इज ऑल। हमने प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो प्रिपेयर की हैं विद ऑल दी मेंटोर्स, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है, जो ओबीयू की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, लुकिंग एट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हमने स्टूडेंट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव येट वो एक उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं, गाइडलाइंस बनाई हैं जो उनको हेल्प करती हैं एक ट्रैक रखने पे भी कि उन्होंने काम क्या करना है और एंड हाउ टू डू इट। सो हमारे और साथ साथ हर काम के ऊपर जो आपका मेंटर होता है वो आपको गाइड भी करता है कि क्या कहाँ गलती है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो द फीडबैक वो हमेशा ऑन एंड ऑफ जो है वो मेंटर आपके स्टूडेंट के जो मेंटी का काम होता है उसके ऊपर देते जाते हैं, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव भी की जाती है। नॉट जस्ट कि वो मेंटोर काम को रिव्यू करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने एक और एक बहुत एड ऑन फीचर है जो स्टैंड्स ऑफर करता है, वो ये है कि एक एक्सटर्नल रिव्यू किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई मेंटी है जिसके साथ जिसने प्रोजेक्ट किया है, मैं उसका साथ रिव्यू कर रही हूँ एंड ही इज मेकिंग द चेंजेस, वंस द वर्क इज कंप्लीट उसका एक एक्सटर्नल रिव्यू किया जाएगा जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करेगा। सो उस मेंटी के पास दो लोगों का, दो एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, एक उसका जो असाइंड मेंटोर है और एक और एक्सटर्नल मेंटोर जो स्कैन्स ही असाइन करेगा, जो उसका काम रिव्यू करेगा। सो एक देखा जाए तो एक बच्चे के पास दो लोगों का एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है काम के ऊपर। सो वो अगेन क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है उसकी तरफ चीज को मूव करता है। और अगेन वी गाइड थ्रू आउट द प्रोसेस बच्चे को until he completes the project। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे की खुद भी कि वो कितनी एफर्ट के साथ और कितना डेडिकेशन के साथ काम को साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। हेंस द क्वालिटी इज इंश्योर्ड फ्रॉम आवर साइड। क्वालिटी रिव्यूज भी होते हैं एंड देन ये भी गाइड किया जाता है हाउ दे कैन सबमिट द प्रोजेक्ट एज वेल। सो द क्वालिटी इज थ्रू आउट, वो उसको एक देखा भी जाता है, उसको इम्प्रूव भी किया जाता है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू अल्हम्दुलिल्लाह एबल टू मेंटेन अ गुड पॉजिटिव स्ट्रीक ऑफ रिजल्ट। राइट, थैंक यू इफ्रा। और इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट वाला पर्सपेक्टिव ऐड करती चलूँ तो हमारे इवैल्यूएशंस भी होते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर।
हम कोशिश करते हैं कि मेंटर और मेंटी का जो फिट है वो शुरू से ही अच्छा हो. वी ट्राई टू असाइन मेंटीज टू मेंटोर्स जो हमें लगे कि इस मेंटोर के साथ चल जाएंगे स्टूडेंट्स. इफ नॉट, तो वैसे भी हमारे जो इवैल्यूएशंस हैं, मेंटी के इवैल्यूएशन अबाउट देयर मेंटोर और मेंटोर्स का जो फीडबैक है अबाउट देयर मेंटीज, दैट्स वन ऑफ द ऑनगोइंग थिंग्स दैट वी कीप डूइंग. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो हम आपका एक फीडबैक ज़रूर लेते हैं टू सी कि आपका जर्नी ओवरऑल कैसा रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपार्टमेंट की जो टीम है दैट्स ऑलवेज अवेलेबल हेयर. आपको कोई भी किसी किस्म के मसले मसाइल हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उनसे डील करने के लिए. फसी मज़ीद कमेंट कर रहे हैं, मैंने एक मेंटोर के साथ कांटेक्ट किया था. ही सेड कि वो 3 से 4 मीटिंग्स करेंगे थ्रू आउट द होल प्रोजेक्ट. फसी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हर जगह का, हर मेंटोर का अपना अपना प्रोसेस होता है कि वो किस तरह से काम करवाते हैं. हमारा प्रोसेस, जैसे इफ्रा ने कहा, हमने इसको ओवर टाइम परफेक्ट किया है, इसको ओवर टाइम मज़ीद रिफाइन किया है. और हमारा हाउएवर जो प्रोसेस है वो 3 से 4 मीटिंग्स में लिमिटेड नहीं होता. उसमें नंबर ऑफ मीटिंग हम कोई डिफाइन नहीं करते. किसी स्टूडेंट को ज़्यादा मीटिंग्स में काम समझ आता है, किसी को कम मीटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को देर लगती है. सो हम बिल्कुल उसके अंदर नहीं जाते. हमारा पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास एनरोल्ड है उसका प्रोजेक्ट स्क्रैच से एंड तक बनवाया जाए, उसकी हेल्प की जाए, उसको गाइड किया जाए, एंड ये इंश्योर किया जाए कि वो बच्चा फिर सबमिट भी करवा रहा है अपना प्रोजेक्ट. राइट. सो हम इस तरह नंबर ऑफ मीटिंग्स के ऊपर कोई अपर कैप या मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाते. मेंटोर्स की टीम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास जितने भी मेंटोर्स हैं फ़िलहाल, वो तमाम मेंटोर्स बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, एसीसी क्वालिफाइड हैं, और उन्होंने बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग खुद भी जो डिग्री है वो हासिल की हुई है ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी से. इफ्रा और मैंने खुद भी एक्चुअली ये डिग्री हासिल की हुई है अपने टाइम के ऊपर. वेर बोथ एसीसी एफिलिएट्स ऑल्सो. सो हमारी टीम के जो मेंटोर्स हैं इनकी ओवर द स्पैन ऑफ पास्ट ईयर्स मल्टीपल ट्रेनिंग्स और सेशंस भी कंडक्ट होते रहे हैं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के अपने जो बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग प्रोग्राम का पर्सनल है उसके साथ, एट टाइम्स प्रोग्राम लीड या कभी कोई और की पर्सनल, विच इज़ वाई हमारे मेंटोर्स एक बेहतर पोजीशन में हैं कि वो बच्चों को गाइड कर सकें. रिजा का क्वेश्चन आया है बीच में, रिजा मुनीर का. शी इज सेइंग, मैम प्लीज एक्सप्लेन रैप एंड एसएलएस. So quickly answering this, Rija, RAP means the Research and Analysis Project and SLS का मतलब है Skills and Learning Statement. बट इसके ऊपर इंसाइट के लिए इफ्रा के पास वापस चलते हैं. इफ्रा प्लीज, RAP और SLS क्या एक ही चीज़ है, क्या है ये? रैप और एसएलएस रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट बेसिकली जो मेन आपकी रिसर्च आप करते हो, वो जिस फाइल में आप कंपाइल करते हो, दैट इज योर रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट. ये दो सेपरेट फाइल्स हैं, ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है. लेकिन रैप जो है वो आपका एक प्रोजेक्ट टॉपिक के ऊपर आप कंपाइल करते हो, आपकी रिसर्च होती है. जो 20 टॉपिक्स इंफॉर्मेशन पैक में ओवरव्यू देता है, उन 20 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं और उस कंपनी के ऊपर जो आप एक प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं. फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, बिजनेस मॉडल्स हो गए, दैट डिपेंड्स. वो टॉपिक वाइज थोड़ा सा चीज वेरी करती है, बट वो सारा काम जो है जो आपका पूरा रिसर्च का पार्ट है, पूरा एनालिसिस है, वो इस रैप में आता है. दैट इज द रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट. दैट फाइल जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें आता है. और जो आपकी एसएलएस की फाइल है वो बेसिकली एक स्किल्स एंड लर्निंग स्टेटमेंट है. एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट की तरफ से जो अपने प्रोजेक्ट में वो ये लिखता है कि उसने उस प्रोजेक्ट से क्या लर्न किया है, क्या स्किल्स जो है डेवलप की हैं. द रिसर्च रिपोर्ट, skills and learning statement, ये दो different files हैं. These combined with other 4 files that are an Excel file, a PowerPoint slide file जो है एक आपकी abbreviations की list, references की list. So all these combined वो आपका project, वो आपका research and analysis का project है जो आप submit कराते हैं. और research report और skills and learning statement ये दो separate files हैं. राइट. सो रिजा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. आपको समझ आ गई होगी. रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट जिसे रैप कहते हैं लेमन टर्म्स में, दैट्स लाइक एन अम्ब्रेला टर्म. ठीक है, उस अम्ब्रेला के अंडर नीचे 6 फाइल्स हैं जैसे इफ्रा ने एक्सप्लेन की. उन 6 फाइल्स में से एक है एसएलएस जो कि स्किल्स एंड लर्निंग स्टेटमेंट है.
सो आई होप आपके सवाल का जवाब आ गया इसमें। एंड इसके अलावा आप लोग जो देख रहे हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट अस नो, अदरवाइज आई थिंक इफ्रा सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक उन लोगों के लिए भी आसानी रखते हैं जो बाद में इसको देखना चाहें, थोड़ा छोटा हो ताकि वो देख सकें। सो आप लोगों के अगर फर्दर कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस हों, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग बाद में देखेंगे, वो प्लीज़ हमसे रब्ता करें हमारे इस एड्रेस के ऊपर या इस नंबर के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको फ़िलहाल। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट केस टू केस इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर रीच आउट करें, हमारी टीम से बात करें। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए इफ्रा, आपने हमसे डिस्कशन की। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया, सॉरी मैं इसको ज़रूर लूँगी। फसी इज़ आस्किंग, प्रोजेक्ट की ड्यूरिंग रिसर्च कितनी वाइड स्प्रेड होती है? हम ऑनलाइन सब इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं या फिजिकल कुछ विजिट करना पड़ता है किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को? फसी नहीं, आपके पास जो टॉपिक लिस्ट होती है जिसके बारे में भी इफ्रा बात कर रही थी, उसमें 20 टॉपिक्स हैं। उन 20 में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उस टॉपिक के लिए तो फिर आपको कहीं जाके इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, बट जो बाकी टॉपिक्स हैं जिनमें सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से काम चल सकता है, जिनमें सेकेंडरी इंफॉर्मेशन चाहिए या जिसको पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कहते हैं, ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको कहीं फिजिकली जाके इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी होती। आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। वो रिसर्च कैसे करनी है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये सारा कुछ आपके मेंटोर्स जो हैं वो गाइड करते हैं। हमारे पास इसके ऊपर भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा रिसर्च कर रहे हैं गाइडलाइंस गिवन है कि आपने रिसर्च शुरू कैसे करनी होती है किसी भी चीज़ के बारे में। रिजा का एक क्वेश्चन है, RAP and SLS have their individual pass and fail credits. Rija, research report and SLS do have their separate pass and fail criteria. ठीक है, सो आपका जो रैप का रिजल्ट है ना वो ओवरऑल रिजल्ट होता है। उसके अंदर फर्दर होता है कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट पास हुई है कि नहीं और आपकी SLS पास हो रही है या नहीं। ठीक है, और SLS के साथ ही कंबाइंड होती है पावर पॉइंट भी, राइट। तो समबडी कैन, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने रिसर्च रिपोर्ट के सारे असेसमेंट क्राइटेरियाज पास कर लिए हों, बट गॉड फॉरबिड उसका SLS फेल हो गया है, तो ओवरऑल रैप भी फेल है उसका। ठीक है, एंड लाइकवाइज कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसकी SLS तो पास थी, सेल्फ कम्युनिकेशन एंड पावर पॉइंट दोनों पास थे, लेकिन उसके रिसर्च रिपोर्ट के असेसमेंट क्राइटेरियाज में कोई चीज़ फेल करता है एग्जामिनर, तो तब भी हम कहते हैं कि इसका ओवरऑल रैप का जो ग्रेड है वो फेल ही आएगा। ठीक है, बट ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट जब रीसबमिट करवा रहा होगा प्रोजेक्ट को, तब डिपेंड करेगा कि कौन सा एरिया फेल हुआ था एंड देयरफॉर कौन सा एरिया है जिसको रीसबमिट करवाना है। ठीक है, राइट। सो थैंक यू, आई एम ग्लैड द क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड कमिंग इन। प्लीज द रेस्ट ऑफ यू आल्सो अपने सवाल हमें हम तक पहुंचाएं। इफ्रा, आप बताइएगा, फसी पूछ रहे हैं कि टॉपिक सिलेक्ट करते खुद हैं या ओबीयू की तरफ से असाइन होता है टॉपिक? ओबीयू बेसिकली एक इंफॉर्मेशन पैक रिलीज करता है जिसके अंदर अभी तक तो वो 20 टॉपिक्स की ऑप्शन देते हैं। सो उन 20 टॉपिक्स में से आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो ACCA की आपकी नॉलेज है उसमें आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई होती हैं। सो देयर इज टॉपिक रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिसिस, देयर आर टॉपिक्स रिलेटेड टू मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो सारे जो टॉपिक्स कहीं ना कहीं वाइडली स्प्रेड है पूरे ACCA में, उनको ओबीयू ने 20 टॉपिक्स की लिस्ट एक बना ली हुई है। वो हर बार रिलीज करते हैं, उसमें कुछ अपडेट करते हैं टॉपिक की स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं, लेकिन वो बस उन 20 टॉपिक्स में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया था ACCA में या ये मुझे सबसे अच्छा लगता था करना, वो उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो बना सकता है। राइट, थैंक यू। फसी, इस प्रोसेस और इस डिसीजन मेकिंग में भी हमारे मेंटर्स जो हैं वो थ्रू आउट द वे साथ देते हैं मेंटीज का। एंड आई थिंक जो पहली मीटिंग होती है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन यही होता है कि टॉपिक चूज करते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए आपने खुद अपना टॉपिक जो है वो फाइनली चूज करना है। ठीक है, सो ये चॉइस आपकी होगी, कोई भी ये चॉइस नहीं करेगा आपके लिए। हाउएवर आपका मेंटर जो हम असाइन करेंगे
वो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर मौजूद रहेगा आपकी इसके अंदर मदद करने के लिए। आई होप आपके सवाल का भी जवाब मिल गया है आपको, और होपफुली ऊपर भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अनआंसर्ड रहा हो। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग गाइस। आप जो लोग लाइव देख रहे थे उनका भी शुक्रिया, जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उनका भी। एंड फील फ्री, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो हमसे रब्ता करें। हमारी इनरोलमेंट्स ओपन है एंड हम इंतज़ार करेंगे कि आपको मेंटोर कर सकें फॉर मे 2022 सबमिशन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Yes.